सब्सक्राइब कीजिए हरिधर नरसिंह गुरु यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल हरिधर नरसिंह गुरु में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अस्थमा एक श्वास की बीमारी है जिसको देसी भाषा में दमे की बीमारी भी कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति के श्वास मार्ग में संकोचन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के श्वास मार्ग में बहुत सारा म्यूकस अथवा बलगम जमा हो जाता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अस्थमा का घरेलू उपचार क्या है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के लक्षणों में कुछ हद तक राहत मिल सकती है। तो दोस्तों, अस्थमा के घरेलू उपचार को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहला उपाय है नीलगिरी का तेल। तो इस अवस्था में एक तौलिए पर नीलगिरी के तेल की कुछ बूंदें डाल लें और सोते समय इस तौलिए को अपने पास में रखें। इससे क्या होगा, नीलगिरी तेल से निकलने वाली जो सुगंध है और जो आवश्यक तेल है, आपके फेफड़ों में जो बलगम मौजूद होता है जो कि जम जाता है, उसको यह तोड़ने में मदद करता है। और जैसे ही बलगम टूटता है तो आपको सांस लेने में मदद मिलती है। अगला उपाय है लेवेंडर तेल। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले पानी को गर्म कर लें और उस गर्म पानी में लेवेंडर तेल की कुछ बूंदें डाल लें और उस गर्म पानी का भाप लें, क्योंकि लेवेंडर के तेल में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो आपके श्वास मार्ग की सूजन को कम करने में सहायक होते हैं और आपको सांस लेने में मदद करते हैं। अगला उपाय है कैफ़ीन। तो कैफ़ीन एक प्रकार से ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन है और इसके अंदर थियोफाइलिन नाम का कंपाउंड होता है और ये थियोफाइलिन कंपाउंड आपके श्वास मार्ग को खोलने में सहायता करता है, जिससे अस्थमा के जो लक्षण होते हैं वो दूर हो जाते हैं और इस दवा का जो प्रभाव होता है 4 घंटे तक बना रहता है। जैसा कि अस्थमा के अटैक में जो हमारा श्वास मार्ग होता है संकुचित हो जाता है, तो इनके लक्षणों को रोकने के लिए आप कैफ़ीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कैफ़ीन में ब्रोंकोडायलेटर यानी कि वायु मार्ग को खोलने की क्षमता होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अस्थमा एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। तो इसके लिए अगला उपाय है हल्दी, क्योंकि हल्दी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मजबूत एंटी एलर्जिक गुण होते हैं। इस एंटी एलर्जिक गुण की वजह से ये सूजन को रोकता है और अस्थमा के लक्षणों को दूर करता है। साथ ही अस्थमा के अटैक को रोकने में भी यह बहुत ही कारगर साबित होता है। अगला उपाय है ओमेगा 3 ऑयल। जो इस प्रकार का ऑयल होता है मछलियों में और सन बीज में पाया जाता है और साथ ही जो गंभीर अस्थमा वाले जो लोग होते हैं उनके श्वास मार्ग की सूजन को कम करने में सहायक होता है। साथ ही उनके फेफड़ों के जो कार्य होते हैं उसमें भी यह सुधार लाता है। और जब भी आप इस तेल का इस्तेमाल करते हैं तो उस अवस्था में स्टेरॉइड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब भी आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल करेंगे और इस तेल का इस्तेमाल करेंगे तो जो तेल के लाभकारी जो गुण होते हैं, जो प्रभाव होते हैं, वो कम हो जाते हैं। अगला उपाय है लहसुन। तो 2013 में जो अध्ययन हुआ है उसके अनुसार लहसुन में कई प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। यह लहसुन आपके श्वास मार्ग में होने वाली सूजन को कम करने में सहायक होता है, क्योंकि अस्थमा संकुचन होने के साथ साथ सूजन वाली बीमारी भी है। तो ये सूजन को कम करने में कारगर साबित होता है और ये आपके लक्षणों को भी दूर करने में मदद कर सकता है। अगला उपाय है अदरक। अदरक एक प्रकार से जड़ी बूटी है और जैसा कि आपको पता होगा, यह जड़ी बूटी आपके घरों में भी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इस जड़ी बूटी के अंदर श्वास मार्ग में होने वाली जो सूजन होती है उसको कम करने की क्षमता होती है और साथ ही
ये गंभीर अस्थमा में भी आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि अस्थमा में श्वास मार्ग में संकुचन के साथ साथ सूजन भी होती है। तो ये सूजन को कम करता है और आपके लक्षणों को भी दूर करने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अस्थमा की स्थिति में श्वास मार्ग में बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होता है और उस इरिटेशन की वजह से आपका श्वास मार्ग बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। तो उस संवेदनशील गले को शांत करने के लिए और खांसी को कम करने के लिए शहद का इस्तेमाल किया जाता है। अस्थमा के लक्षणों में और भी अच्छा सुधार पाने के लिए आप इस शहद का इस्तेमाल गर्म पेय पदार्थों के साथ में कर सकते हैं, जैसे कि हर्बल चाय। अगला उपाय है बुटेको ब्रीदिंग टेक्निक। इस प्रकार की टेक्निक में व्यक्ति अपने मुंह की बजाय नाक से सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि अगर व्यक्ति मुंह से सांस लेता है तो उस कंडीशन में आपका वायु मार्ग सूख सकता है, यानी कि आपका जो एयरवे होगा वो ड्राई हो जाएगा। और एयरवे जब भी ड्राई होता है तो उस कंडीशन में व्यक्ति के एयरवे में ज़्यादा सेंसिटिविटी या वहाँ पर इरिटेशन हो सकती है और उसका एयरवे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी कि संकुचित हो सकता है और अस्थमा का अटैक आ सकता है। तो अस्थमा के अटैक से बचने के लिए आप मुंह की बजाय नाक से सांस लें। अगला उपाय है आहार में परिवर्तन, यानी कि आप अपनी डाइट में चेंज करिए। तो जब भी आप खाना खाते हैं तो एक संतुलित आहार आपको लेना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। और ये सारे पोषक तत्व आपको मिलेंगे फ्रूट्स लेने से, और जो भी वेजिटेबल्स होती हैं यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करिए। और बीटा कैरोटीन और विटामिन सी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो इनका भी इस्तेमाल करिए, जो आपके वायु मार्ग को संतुलित करने का काम करते हैं। अब जैसे कि बीटा कैरोटीन में आप गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी के स्रोत में जैसे कि आप आंवला इस्तेमाल करिए, नींबू इस्तेमाल करिए, संतरा इस्तेमाल करिए, तो इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब भी आप कुछ चीज़ खाते हैं तो उसके बाद अस्थमा का अटैक आ जाता है। तो इस प्रकार की अवस्था में आपको क्या करना चाहिए? जिस भी अवस्था में आपको अस्थमा का अटैक आ रहा है, तो ये चीज़ आपको देखना चाहिए कि उससे पहले आपने क्या चीज़ खाई थी। तो उससे ये पता पड़ जाएगा कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। तो उस कंडीशन में जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उसको खाने से आपको बचने की कोशिश करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, ताकि आपको अस्थमा का अटैक ना आए। अगला उपाय है गर्म भाप यानी कि स्टीम का इस्तेमाल करें। तो इससे पहले आपको क्या करना होगा, पानी को गर्म करना होगा और पानी की भाप को लगभग आप 10 मिनट तक लें। और जब भी आप भाप लेते हैं तो उस अवस्था में आपका जो कफ वायु मार्ग में फंसा हुआ था, जमा हुआ था, वो ढीला हो जाता है और बाहर की तरफ आ जाता है, जिससे आपका जो श्वसन प्रक्रिया है वो नॉर्मल हो जाती है और आपको सांस लेने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। अगला उपाय है पेपवर्थ विधि। तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव होता है तो उस अवस्था में व्यक्ति में अस्थमा का अटैक आ जाता है। तो इस विधि के माध्यम से आप अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। अगर तनाव दूर होगा तो आपकी श्वास प्रभावित नहीं होगी। और साथ ही ये मेथड बताता है कि आपको सांस कैसे लेना है। तो जब भी आप सांस लेते हैं तो आपके जो डायफ्राम है उनका उपयोग करें और अपनी नाक का उपयोग करें। और जब भी सांस लेते हैं तो सांस को धीरे धीरे लेना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गति से नहीं लेना चाहिए। अगर ज़्यादा तेज़ गति से लेंगे तो उस अवस्था में आपको अस्थमा का अटैक आ सकता है। इस तकनीक से संबंधित शोध में पाया गया है कि इस प्रकार की जो तकनीक होती है वो सांस लेने के लक्षणों को कम करती है और जो भी लोग अस्थमा से पीड़ित हैं उनकी जीवन की गुणवत्ता को ये सुधार करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
क्योंकि आपका एक लाइक हमको मोटिवेशन देता है। और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपको किसी भी प्रकार की क्यूरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।